हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम यूनिट 2 कवर कर रहे होंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। लास्ट की वीडियो में मैंने जो है यूनिट 4 और यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। इस वाली वीडियो में यूनिट 2 देख रहे होंगे। तो यूनिट 2 में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है कि डेवलपमेंट ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ को आप देख रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर भी कैसे कैसे डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हमारी वो टेक्नोलॉजी होती है जो कि ऑब्जेक्ट को मेड करती है लेयर बाय लेयर, उसी को हम रेफर कर रहे होते हैं दी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से। इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वाज नॉट डेवलप्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर टेक्नोलॉजीज। अदर टेक्नोलॉजीज़ की डेवलप नहीं होता है, उनसे आइसोलेशन का मतलब नहीं है हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से हमारा मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करना विद द हेल्प ऑफ लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन। ठीक है। It would not be possible for AM to exist where it's 3D ग्राफिक्स और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की मदद से हम जो है इस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को प्रोसेस को कंप्लीट करा रहे होते हैं ऑब्जेक्ट को फॉर्मेशन होने के लिए। ठीक है, क्या क्या यूज़ करते हैं, तो हम 3D ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं और एक हम कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन कंप्यूटिंग पावर एंड रिडक्शन इन मास स्टोरेज कॉस्ट, ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लग नहीं रहा है वैसे ज़्यादा। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, 2 मार्क्स से पूछ सकता है कि क्या क्या डेवलपमेंट है, 10 मार्क्स से नहीं पूछा जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद ये रोल ऑफ कैड टेक्नोलॉजीज इन द डेवलपमेंट ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, क्या ये रोल है। मैंने आपको बताया था कैड टेक्नोलॉजी रेस्पॉन्सिबल होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेक्स्ट प्लेस करने के लिए। तो उसकी क्या रोल है, तो रोल क्या है कि कैसे कैसे हमारा फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक 3D डेटा कैड मॉडल तैयार करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं हम फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट में। इन सारे प्रोसेस को टेक्स्ट प्लेस होने के लिए उसमें CNC मशीन का यूज़ होता है, कंप्यूटर इंटीग्रेट मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ हो रहा होता है, कंप्यूटर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ होता है, कैम का यूज़ होता है, सिम का यूज़ होता है, CNC मशीनिंग का यूज़ होता है, NC न्यूमेरिकल कंट्रोल का यूज हो रहा होता है। CAD technologies holds within knowledge associated with a particular type of product including geometry, electrical, थर्मल और डायनेमिक स्टैटिक बिहेवियर। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, उसका कैसा ज्योमेट्रिकल भी, इलेक्ट्रिकल भी, थर्मल और डायनेमिक स्टैटिक बिहेवियर रहता है कैड टेक्नोलॉजी का। कैड सिस्टम में कंटेन रूल एसोसिएटेड विद बिहेवियर, कुछ रूल्स रहते हैं जो कि उनके बिहेवियर के साथ जो हैं यूज़र के बिहेवियर के साथ होते हैं। दैट फोकस ऑन डिज़ाइन पे फोकस करते हैं एंड फंक्शनैलिटी विदाउट वरिंग टू मच वेयर द प्रोडक्ट कैन और कैन नॉट बी वर्क। Additive manufacturing technology primarily makes use of output from mechanical engineering, 3D solid modeling and CAD software। ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी तो है पहले यूज़ कर रही थी एज द आउटपुट में फ्रॉम द 3D सॉलिड मॉडलिंग और कैड सॉफ्टवेयर की मदद से हम जो है पहले बना रहे होते थे कैड सिस्टम के अंदर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को टेक प्लेस करने के लिए। नॉट ऑल कैड सिस्टम्स कैन प्रोड्यूस आउटपुट सुटेबल फॉर लेजर बेस्ड एम टेक्नोलॉजीज। लेज़र बेस्ड एम टेक्नोलॉजीज़ का भी हम यूज़ करते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, लेकिन सारे के सारे हम कैड सिस्टम में यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर हम देख लेते हैं। सो ऑल दी कैड सिस्टम प्रोड्यूस सच फॉर्म्स आर यूज्ड इन एम टेक्नोलॉजीज। तो कैड सिस्टम जो प्रोड्यूस कर रही थी सच फॉर्म वो यूजेबल नहीं था एम टेक्नोलॉजी के अंदर। कैम कन्वर्ट्स वर्चुअल मॉडल कैड इनटू फिजिकल प्रोडक्ट। तो कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग का भी सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं जो कि डेवलपमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है कैड को फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर में। कैम सिस्टम प्रोड्यूस कोड ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल यूनिट। तो कैम सिस्टम प्रोड्यूस करता है एनसी सिस्टम को जो कि जनरेट करता है, फैब्रिकेटेड करता है डिजायर्ड फीचर्स ऑन स्टॉक मटेरियल। जो स्टॉक में हमारा मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पे हम न्यूमेरिकल कंट्रोल की मदद से कैम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। न्यूमेरिकल मशीनिंग देयरफॉर ओनली रिक्वायर सरफेस मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। तो न्यूमेरिकल मशीनिंग के अंदर हमको केवल जो है अपना सरफेस मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ही रिक्वायरमेंट हो रहा होता है।
ऑल अर्ली कैम सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन द सरफेस मॉडलिंग कैड। पहले जो तो जितने भी हमारे कैम सिस्टम थे वो बेस्ड हो रहे थे सरफेस मॉडलिंग पे, जिनको हम कैड कह सकते हैं। AM Technologies was first automated computer-aided manufacturing process that truly required 3D solid modeling CAD। ठीक है, तो AM Technologies फर्स्ट ऑटोमेटेड कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कि ट्रूली रिक्वायर्ड करता है 3D सॉलिड मॉडलिंग कैड सिस्टम को। सॉलिड मॉडलिंग कैड एंश्योर दैट ऑल मॉडल मेड हैव अ वॉल्यूम देयरफॉर बाय डेफिनेशन आर फुलफिल एंड क्लोज। तो इसमें क्या बताया, इसमें पूरे इसमें बताया है जितने भी नॉन पॉइंट्स लिखे हैं कि सबसे पहले हम प्रोडक्ट को जब डिज़ाइन कर रहे होंगे तो कैड सिस्टम हम वहाँ पे लेंगे। 3D कैड डेटा मॉडल से फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर बनाने के लिए कैड सिस्टम का यूज़ होगा। उस कैड सिस्टम के अंदर वेरियस कुछ प्रोसेस यूज़ हो रहे होंगे और वो प्रोसेस हो सकते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर डिज़ाइन, न्यूमेरिकल मशीन कंट्रोल यूनिट CNC मशीन, NC मशीन, डायरेक्ट कंट्रोल यूनिट मशीन। ठीक है, तो इन सब मशीन का और सिस्टम का यूज़ करके जो है हम 3D कैड मॉडल डेटा को तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है वेरियस इम्प्रूवमेंट मेड इन दी कैड टेक्नोलॉजीज। तो इसको देख लेना, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, तो इस वाली वीडियो में हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं, रियलिज्म के अंदर इसका पॉइंट होता है यूजेबिलिटी और यूज़र इंटरफेस हमारा कैसा हो रहा होगा। इम्प्रूवमेंट जब हम कैड टेक्नोलॉजी का करेंगे, क्या उसका यूज़र इंटरफेस है जो अलाउड है, जो अलाउड यूज़र हैं, क्या वो ही हमारे जो है आ रहे होंगे इंटरफेस के अंदर, क्या उसके अंदर एरर को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है या नहीं। ठीक है, इंजीनियरिंग कंटेंट कैसा है, स्पीड कैसी है, इस कैड सिस्टम की एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट हमको और कितनी प्रिसाइज वैल्यू वो शो कर रहा होता है जब वो सिस्टम वर्क करता है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड द यूजेबिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर दी अदर एसोसिएट्स टेक्नोलॉजी दैट हैव बीन डेवलप्ड अलोंग विद AM। तो AM के साथ साथ कौन कौन सी फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड हुई, जैसे कि लेज़र हुई। तो लेज़र मैंने आपको बताया था, लेज़र क्या करती है, लेज़र जो है सॉलिडिफाई का काम कर रही होती है। मेटल जब हमारा मेल्ट हो जाता है उसके बाद फ्यूज़ करने के बाद सॉलिडिफाई करते हैं उसको, मेटल को। ठीक है, AM में रिक्वायर मटेरियल इन ईच लेयर टू बी सॉलिडिफाइड और जॉइंट इन सेलेक्टिव मैनर। सॉलिडिफाई करने के बाद उसको जॉइंट करवा रहे होते हैं सेलेक्टिव मैनर में। Lasers are used for this purpose because lasers provide a highly correlated beam of energy। लेज़र के अंदर बीम की हाईली कोलिमेटेड बीम एनर्जी होती है जो कि मूव कर सकती है कंट्रोल्ड मैनर के अंदर। 2 काइंड्स ऑफ लेजर प्रोसेसिंग हो सकती है यूज्ड इन AM फॉर द क्यूरिंग एंड द हीटिंग। फॉर क्यूरिंग रिक्वायरमेंट इज फॉर द लेजर specific frequency that will cause laser required to solidify or the cure। ठीक है, तो क्योरिंग के अंदर रिक्वायरमेंट होती है हमको लेज़र की फॉर ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट हो रही होती है जो कि कॉज करने के लिए लिक्विड रेजिन को सॉलिडिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होगी। ठीक है, लेज़र यूज्ड इन दिस अल्ट्रावायलेट रेंज। लेज़र जो यूज होंगी वो इस रेंज में, अल्ट्रावायलेट रेंज में हमारी प्रोड्यूस हो रही होंगी। बट अदर फ्रीक्वेंसी कैन आल्सो बी यूज्ड, अदर फ्रीक्वेंसी भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर हीटिंग द रिक्वायरमेंट इज़ फॉर द लेज़र टू कैरी सफिशिएंट थर्मल एनर्जी। अब कुछ यहाँ पे मैंशनड है जैसे कि एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी हैं। टू कट थ्रू अ लेयर टू ऑफ ए सॉलिड मटेरियल, to cause powder to melt, to cause sheet of metals to fuse। Earlier AM machine used tube lasers to provide रिक्वायरमेंट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन लेज़र मशीन कैसे काम करती है, लेज़र मशीन हमारी बेस्ड होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, रेडिएशंस, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशंस होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का। जब लेज़र लाइट हमारी किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल पे जाके स्ट्राइक होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का स्टिमुलेटेड एमिशंस होगा। स्टिमुलेटेड एमिशंस का इलेक्ट्रॉन का जब हो रहा होगा तो एक एनर्जी लेवल पे जाके टकरा रहे होंगे और दूसरी एनर्जी लेवल पे, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफ़र हो रहे होंगे मटेरियल की सरफेसिस पे। वहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा इनका। ठीक है, एक मेटल उसी
जब ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा होगा, यानी कि एक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जा रहे होंगे और दूसरी स्टेट ऑफ लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे होंगे, तो उसी स्टेट को हम बोलते हैं पॉपुलेशन स्टेट। ठीक है, उस पॉपुलेशन स्टेट से जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो मटेरियल का कट थ्रू हो रहा होगा और मटेरियल वहाँ पे सॉलिडिफाई हो रहा होगा। वही सॉलिडिफाई मटेरियल रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है एम प्रोसेस को डेवलप्ड करने के लिए। ठीक है, तो लेज़र का हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये था लेज़र के अंदर। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़, हम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ का कैसे यूज़ कर सकते हैं? इंकजेट प्रिंटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द रैपिडली डेवलप्ड इन द रिसेंट ईयर्स के अंदर जो है हम इंकजेट प्रिंटर्स का यूज़ कर रहेंगे। अब इसमें कुछ हमारे फिर इम्प्रूवमेंट्स भी हुए हैं रेजोल्यूशंस के अंदर। देयर आर इम्प्रूवमेंट्स इन रेजोल्यूशंस एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। ठीक है, इन प्रिंटिंग इंकजेट प्रिंटिंग का जब हम यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर रेजोल्यूशंस का रिडक्शन और कॉस्ट भी आया था पैरामीटर। ऑल्सो देयर आर इम्प्रूवमेंट इन मटेरियल हैंडलिंग कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी। तो उसके बाद हमने देखा कि मटेरियल हैंडलिंग कैपेसिटी हमारी कैसे हो रही होगी जब भी हमारा मटेरियल फ्लो हो रहा होगा वन प्लेस टू दी अदर प्लेस, या फिर रॉ मटेरियल जब भी हमारा सप्लाई हो रहा होगा सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट से फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट में, जब भी हमारा रॉ मटेरियल तैयार होके आ रहा होगा, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होके आ रहा होगा फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट में, उसी का जो मोमेंट हो उसी को हम रेफर कर रहे होते हैं मटेरियल हैंडलिंग से। ठीक है, तो उसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, न्यू मटेरियल हैंडलिंग का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और रिलायबिलिटी होना चाहिए, मटेरियल हमारा रिलायबल होना चाहिए। इनिशियली कूल्ड इंक्स वर लो इन विस्कोसिटी। पहले हम जो है कलर्ड इंक्स को यूज़ करते थे, ठीक है, जो कि विस्कोसिटी में लो हैं बिकॉज ऑफ लो प्रेशर इन द ड्रॉपलेट फॉर्मेशन चैम्बर। नाउ इट्स पॉसिबल टू जनरेट मच हायर प्रेशर इन द ड्रॉपलेट फॉर्मेशन चैम्बर. Due to this higher pressure, materials with much higher velocity, viscosity and even molten materials can be printed. तो इसमें आप ध्यान रखना, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज में लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर हम इंक जेट प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कलर्ड इंक्स का भी हम यूज़ करते थे पहले। ठीक है, कलर्ड इंक्स का हमने यूसेज क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो विस्कोसिटी में लो थी और प्रेशर भी उनका जो ड्रॉपलेट फॉर्मेशन चैम्बर के अंदर जो प्रेशर आता है वो कैसा लो प्रेशर था, तो इसलिए हमने जो है कलर्ड इंक्स को हमने यूज़ करना बंद कर दिया। उसके बाद जो है हम बेसिकली अपना हाई प्रेशर इंक जनरेट कर रहे थे ड्रॉपलेट फॉर्मेशन चैम्बर के अंदर। तो हाई प्रेशर जनरेट होता है इवन मोल्टन मटेरियल्स को प्रिंट करने से। जब भी हमारा इवन मोल्टन मटेरियल्स प्रिंट हो रहा होगा तो वहाँ पे हम डायरेक्ट हाई प्रेशर मटेरियल्स को जनरेट कर रहे होंगे, उसकी विस्कोसिटी भी हाई हो रही होगी। इंक जेट प्रिंटर्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स आप सभी जानते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर CNC मशीनें आती हैं हमारी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यूनिट मशीनिंग। ठीक है, CNC मशीन आती हैं, DNC मशीन आती हैं, कैड फाइल्स आती हैं, कैम सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, और हमारी PLC आती है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स के अंदर आ रही होती है। कैड फाइल्स फॉर एम आर लार्ज फाइल डेटा जनरेटेड बाय कंप्यूटर्स। तो कैड फाइल जो थी एम की वो लार्ज फाइल डेटा जनरेट कर रही थी कंप्यूटर से। हाउएवर ऑन एम मशीन्स दीज फील्ड रिड्यूस टू स्टेज ऑफ प्रोसेस स्टेजेस। These process stages requires various sensor inputs। तो सेंसर इनपुट्स की हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही थी। सिग्नल ऑफ एक्चुएटर्स की यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी। एक्चुएटर्स वर्क कर रहे होते हैं हमारा ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारे टेम्परेचर को सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट कैरिड आउट यूजिंग ए प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा बेस्ट यूज़ था प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर करने के लिए। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज एन इंडस्ट्रियल सॉलिड स्टेट कंप्यूटर है विच हैज़ बीन एडेप्टेड फॉर द कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग AM मशीन इज मच easing building blocks around a PLC for coordinating controlling the various steps in the machining process। तो ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे हम कैड फाइल्स का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है,
और कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल कंट्रोल CNC सिस्टम का यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके कारण जो हमारा सिस्टम है वो हमारा वर्क कर रहा होता है एज दी PLC सिस्टम। PLC सिस्टम क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, एक्चुएटर्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्चुएटर हमारे वर्क कर रहे होते हैं सिमिलरली एज दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर्स एक तरह का डिवाइस होता है जो कि टेम्परेचर को मेजरिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। ये तो था हमारा थर्ड पॉइंट, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल में क्या है? मटेरियल में सिंस द एम प्रोसेस आर यूनिक दीज मटेरियल्स वर नॉट आइडियल फॉर देम। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम प्रोसेस में मटेरियल्स हैं, तो मटेरियल्स इनिशियली बिल्ड अराउंड अवेलेबल मटेरियल्स, दिस मटेरियल्स वर डेवलप्ड इन सूट। तो पहले जो बिल्ड मटेरियल्स हम यूज़ करते थे वो हमारे क्या हैं? वो बिल्ड मटेरियल जो हैं हमारे बेसिकली एम प्रोसेस को यूनिक है, इसलिए वो बिल्ड मटेरियल जो है आइडियल नहीं है यूज़ करने के लिए। स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी गॉट बेटर मटेरियल्स विल डेवलप स्पेसिफिकली फॉर एम प्रोसेसेस। तो मटेरियल को इस स्पेसिफिकली डेवलप्ड हुआ एम प्रोसेस का। ठीक है, तो उनको मटेरियल के हमने बेटर चांस के लिए बनाया, उनको रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, मटेरियल को बेस्ट यूसेज करने के लिए मटेरियल को बेटर किया। मटेरियल का एनहांसमेंट यहाँ पे है कि हमने किया है। मटेरियल आर टर्न टू सूट द ऑपरेटिंग ऑपरेटर्स ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड प्रोवाइड बेटर आउटपुट पार्ट्स। जब मटेरियल का एनहांसमेंट होगा तो यहाँ पे हमको आउटपुट में जो है हमको बेटर रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग आप सभी जानते हैं। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन क्या होती है? ये सीएनसी मशीनिंग होती है। स्लो है एंड डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट है, इसलिए डिफ़िकल्ट टू ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हमको एक स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट हो रही होगी। स्किल्ड ऑपरेटर यहाँ पे हमको वर्क करेगा CNC मशीनिंग को स्टार्ट या फिर रन कराने के लिए। ठीक है, एम टेक्नोलॉजी हैड पुअर एक्यूरेसी एंड लिमिटेड मटेरियल अवेलेबिलिटी। तो एम टेक्नोलॉजीज़ के पास पुअर एक्यूरेसी है और लिमिटेड मटेरियल अवेलेबिलिटी है। एज इम्प्रूवमेंट एम टेक्नोलॉजीज केम आउट, CNC मशीनिंग हैज़ ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो CNC मशीन का इम्प्रूवमेंट हुआ है, एनहांसमेंट हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एम की टेक्नोलॉजीज़ बड़ी हैं, एनहांसमेंट हुआ है एम की टेक्नोलॉजीज़ का, तो वैसे वैसे ही हमारी CNC मशीनिंग भी यहाँ पे हमारी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो CNC मशीनिंग के अंदर CNC मशीनिंग हमारी में पहले जो अर्लियर CNC मशीन थी वो हमारी स्लो थी और डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट थी। अब डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट थी तो वहाँ पे हमको एक स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट हो रही थी मशीन को रन कराने के लिए। बाद की जो CNC मशीनिंग आई उनमें एम प्रोसेस के अंदर चेंज आया। एम प्रोसेस के अंदर चेंज आया तो एम प्रोसेस हमारा बेटर वर्क करने लगा, तो CNC मशीन भी हमारी फास्ट वर्क करने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक CNC मशीन में रख सकते हो। और मटेरियल्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि मटेरियल्स जो है हम पहले बिल्ड मटेरियल्स ले रहे थे तो वो हमारे काम नहीं आ रहे थे, तो इसलिए हमने जो है मटेरियल्स का एनहांसमेंट किया, वो मटेरियल सेलेक्ट किए जिनसे हमारा एम प्रोसेस फास्ट एंड क्विकली रिस्पॉन्सिबल सपोर्ट हो सके। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेज़र ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हाइब्रिड सिस्टम, मेटल सिस्टम आप देख लेना। मेटल सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? हाइब्रिड सिस्टम हमारा एक तरह का कंबाइंड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम आप इसको कह सकते हो। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं व्हाट आर दी 8 स्टेप्स इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला आता है कंसेप्चुलाइजेशन एंड दी कैड। तो कैड के अंदर मैंने आपको बताया था एक हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लेते हैं 3D कैड डेटा मॉडल लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि कैड मॉडल लेते हैं, कैड डेटा मॉडल और उसको कन्वर्ट करते हैं फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट में, फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैड के अंदर ऑप्टिमाइजेशन आता है। कैसे हम ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे अपने रिसोर्सेज को। ठीक है, कैसे उसका डिस्क्रिप्शन आता है, ऑप्टिमाइजेशन आता है, डिस्क्रिप्शन आता है और एडिटिव पार्ट्स आते हैं। कैसे एडिटिव पार्ट्स हमारा वर्क करेगा, कैसे सब्ट्रैक्टिव पार्ट्स हमारा वर्क कर रहा होगा, कैसे हमारा फॉर्मेटिव पार्ट्स वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें कैड डेटा के अंदर हमारी
आ रही होती हैं। देख लेते हैं कैड में क्या लिखा है। तो कंसेप्चुअलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप इन प्रोड्यूसिंग डेवलपर्स कम टू हैपन विद एन आइडिया टू हाउ द प्रोडक्ट विल लुक एंड द फंक्शन। इसके अंदर आता है कि प्रोडक्ट हमारा कैसे लुक हो रहा होगा, कैसा फंक्शन हमारा वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो कैड के अंदर ये आता है, ऑल एम पार्ट्स मस्ट स्टार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर मॉडल दैट फुली डिस्क्राइब्स द एक्सटर्नल ज्योमेट्री। सारे के सारे जो एम पार्ट्स हैं वो स्टार्ट हो रहे होंगे एक सॉफ्टवेयर मॉडल से, जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी एक्सटर्नल ज्योमेट्री हमारी कैसी हो रही होगी। फिर बात कर लेते हैं कन्वर्जन एसटीएल। कन्वर्जन एसटीएल के अंदर हमारे आते हैं कुछ। कन्वर्जन एसटीएल हमारा अलाउ करता है यूज़र को एरर डिटेक्ट करने के लिए, जो भी हमारा प्रोसेस में हो रहा होता है। नियरली एवरी मशीन्स नीड्स एक्सेप्ट एसटीएल फाइल फॉर्मेट। सबको एसटीएल फाइल फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है, वो चाहे कोई भी हमारी मशीन हो एम की, विच हैज़ बिकम डिफेक्टो स्टैंडर्ड। ये हमारा एक तरह का स्टैंडर्ड है ना। Nowadays, nearly every CAD system can opt out such a file format। ये हमारा आउटपुट लेता है इस फाइल फॉर्मेट से। This file describes the external closed surfaces of the original CAD मॉडल। ठीक है, ये हमको डिस्क्राइब करता है एक्सटर्नल क्लोज सरफेसेस से ऑफ द ओरिजिनल कैड मॉडल के अंदर। तो स्टील कन्वर्जन के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कि स्टील कन्वर्जन के अंदर हम जो है यूज़र की एरर को डिटेक्ट करते हैं। यूज़र की एरर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, जब भी हमारा स्टील में कन्वर्ट हो जाती है, फाइल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कैड डेटा मॉडल स्टील फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ से हम जो है बेसिकली यूज़र्स की एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। यूज़र की एरर को डिटेक्ट करने के लिए काम आ रहा होता है हमारा। ट्रांसफर टू ए मशीन और स्टील फाइल मैनिपुलेशन। स्टील मैनिपुलेशन में अंदर हमारे कुछ ही प्रोसेस जो हैं वो मैनिपुलेट हो पाते हैं, जैसे हमारा मर्जिंग का प्रोसेस हो गया, स्केलिंग का प्रोसेस हो गया, कंसेप्चुअल आउटलेट का प्रोसेस हो गया, प्रोसेसिंग का प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ही हमारे प्रोसेस हैं जो कि स्टील फाइल मैनिपुलेशन में आते हैं, और ये उसके बाद स्टील फाइल हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है ये मशीन के अंदर। मशीन सेटअप, उसके बाद मशीन सेटअप के अंदर हम जाते हैं। मशीन सेटअप में क्या करते हैं, मशीन हमको कैसे सेटअप करनी है, क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे कहाँ पर लग रहे होंगे, कौन सा हमारा बिल्ड पैरामीटर लगेगा, मटेरियल कांस्टेंट कैसे होंगे, कैसी एनर्जी सोर्स ले रहे होंगे, लेयर थिकनेस कैसी होगी, ये सारी चीज़ें हमारी बेसिकली मशीन सेटअप के अंदर आ रही होती है। उसके बाद है हमारा बेसिकली बिल्ड। तो बिल्ड हमारा क्या है, बिल्डिंग इज द पार्ट इज द कंप्यूटर कंट्रोल्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस। यह हमारा ऑटोमेटेड प्रोसेस है। द एम मशीन कैन वेरी लार्ज ऑन विदाउट सुपरवाइजेशन। ठीक है, ये हमको लार्जली कैरी कर सकते हैं विदाउट सुपरवाइजेशन। उसके बाद रिमूवल एंड क्लीन अप है, तो रिमूव करने के बाद मटेरियल को उसके बाद क्लीन अप कर सकते हैं। उस पर हम जो है बेटर क्या लगा सकते हैं, कुछ भी हम उस पर जैसे हम सरफेसिंग कर सकते हैं, उसकी ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको क्लीन करते हैं, बिफोर वर्क पीस को बिफोर क्लीन करते हैं और आफ्टर क्लीन करते हैं, जब भी हमारे बोरिंग या बोरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं ऑयल्स का। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं ऑयल्स का। वो ऑयल्स हमारे, ठीक है, वो ऑयल्स जैसे कि हमारे एक आता है जैसे टूल वियर और क्रेटर वियर के अंदर यूज़ करते हैं ऑयल्स का। तो ऑयल्स वही हैं जो कि ऑपरेशन हमारे बिफोर हुए आफ्टर हुए, उनको क्लीन अप करने के लिए हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वहाँ पे हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे क्लीनिंग का। उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस होने के बाद का जो हमारा प्रोसेस है वो कैसा हो रहा होगा। वंस रिमूव्ड फ्रॉम मशीन पार्ट में रिक्वायर एडिशनल क्लीनिंग अप। ठीक है, जब हमारा रिमूव हो गया मशीन से तो पार्ट को रिक्वायर्ड है एडिशनल क्लीनिंग अप। उसके बाद पार्ट को एडिशनल क्लीनिंग अप हम कर देंगे। ठीक है, रेफर टू स्टेटस ऑफ क्लीनिंग अप द पार्ट्स फॉर एप्लीकेशन पर्पसेस। उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग रेफर कर रहा होता है स्टेजेस को क्लीन अप करने के लिए पार्ट फॉर दी एप्लीकेशन पर्पसेस के लिए। एप्लीकेशन की बात कर ले तो एप्लीकेशन के लिए फिर ये हमारा रेडी टू यूज़ हो जाता है जब हमारी पोस्ट प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, तो ये हमारा जो है रेडी टू यूज़ हो जाता है मटेरियल जो भी है। दे मे आल्सो रिक्वायर एडिशनल ट्रीटमेंट बिफोर दे आर एक्सेप्टेबल टू यूज़। For my example, they may require painting and painting to give an acceptable surface texture
इन दी फिनिश। ठीक है, ये आप देख लेना। ये मैंने आपके 8 पॉइंट्स डिस्क्राइब कर दिए। सबसे पहले कंसेप्चुलाइजेशन एंड कैड मॉडल है। इसमें कैड डेटा मॉडल से फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें मेंशन कर देना। कन्वर्जन टू एचटीएल फाइल के अंदर आप लिख रहे होंगे कि जब भी हमारा एचटीएल फाइल्स के अंदर जाता है, कन्वर्जन होता है, तो यूज़र को अलाउ को यूज़र को डिटेक्ट करता है, उसके अंदर कोई एरर तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वही एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम कन्वर्जन करते हैं एचटीएल के अंदर। ट्रांसफ़र टू एम मशीन्स एंड एचटीएल फाइल मैनिपुलेशन। एचटीएल फाइल मैनिपुलेशंस के अंदर कुछ ही हमारे प्रोसेस हैं जो कि हमारे टेक्स्ट प्लेस हो रहे होते हैं। वो प्रोसेस स्केलिंग का हो सकता है, मर्जिंग का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मशीन सेटअप है। मशीन सेटअप हम कहाँ कहाँ कर रहे होंगे। ये बिल्ड टाइम एस्टिमेशन, हमारा स्मॉल रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पे हमको ऐसी जगह बिल्ड प्रोसेस को अप्रोच करना है। रिमूवल क्लीन अप, पोस्ट प्रोसेसिंग एंड आफ्टर दैट द एप्लीकेशन। उसके बाद ये शॉर्ट नोट है स्टील फाइल फॉर्मेट में। ये कुछ इतना ज़्यादा खास है नहीं स्टील फाइल फॉर्मेट में, फिर भी एक बार देख लेना, आपको जो है कंटेंट मिल जाएगा लिखने के लिए। वेरिएशन बिटवीन एम मशीन देख लेते हैं उसके बाद। ठीक है, वेरिएशन बिटवीन एम मशीन में हमको क्या क्या गिवन है। तो वेरिएशन बिटवीन एम मशीन के अंदर 3 पॉइंट्स गिवन है। फोटोपॉलीमर बेस्ड सिस्टम, पाउडर बेस्ड सिस्टम, मोल्टेड मटेरियल सिस्टम और दी सॉलिड स्टेट सिस्टम। ऑलरेडी 4 पॉइंट्स गिवन है। तो फोटोपॉलीमर बेस्ड सिस्टम क्या होता है। फोटोपॉलीमर बेस्ड सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जो भी हमारा, जैसे हमारा वेट फोटोपॉलीमराइजेशन है, वहाँ पे हम जो है रेजिन्स का यूज़ करते थे। रेजिन्स का यूज़ इसलिए करते थे ताकि जो हमारा प्रोसेस है जो टेक्स्ट प्लेस हो रहा है, तो वहाँ पे हम फोटोपॉलीमर रेजिन्स का यूज़ करते थे एज दी मटेरियल उनको क्योर कराने के लिए। और जो क्योरिंग की लाइट है वो हम यूज़ करते थे अल्ट्रा वायलेट। सेम यहाँ पे हम प्रोसेस को अंदर यूज़ कर रहे होंगे। पाउडर बेस्ड सिस्टम के अंदर जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो पाउडर यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम 2 बिल्ड चैम्बर अप्लाइड कर रहे थे। 2 बिल्ड चैम्बर्स में यहाँ पे अप्लाइड करेंगे। उन 2 बिल्ड चैम्बर के अंदर एक पाउडर रोलर होगा। पाउडर रोलर स्प्रेड कर रहा होगा पाउडर को अक्रॉस दी होल बिल्ड प्लेटफॉर्म। आफ्टर दैट दी मोल्टन मटेरियल सिस्टम। मोल्टन मटेरियल सिस्टम के अंदर हम ले रहे होंगे जो भी हमारा मोल्टन मटेरियल है वो नेचर में होना चाहिए। मोल्टन नेचर के अंदर जो मटेरियल हम लेंगे वो हमारा मोल्टन नेचर के अंदर आना चाहिए। सॉलिड शीट्स का हम यूज़ कर रहे होंगे। सॉलिड शीट्स आप जानते हैं, सॉलिड शीट्स के अंदर सॉलिड लेमिनेशन यानी शीट लेमिनेशन मेथड हम यूज़ कर रहे होंगे। शीट लेमिनेशन मेथड, देयर इज नो नीड ऑफ सपोर्ट, इंस्टेड देयर इज नो नीड टू प्रोसेस वेस्ट मटेरियल इन सच अ वे दैट इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पार्ट। ठीक है, इसके अंदर जो है हम बेसिकली वेस्ट मटेरियल भी जो ले रहे होंगे वो हमारा लेस वेस्ट मटेरियल आ रहा होगा। शीट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस है। शीट सॉलिड स्टेट प्रोसेस है हमारा, ऑटोमेटेड प्रोसेस है और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। हाउ देयर इज अ नीड ऑफ क्लोज अटेंशन टू फाइन डिटेल विद इन अ पार्ट। जो पार्ट हमने इससे मेड किया है उसमें हमको जो है फाइन ही अटेंशन करने की ज़रूरत है। क्लीन अप पार्ट्स आर द मोस्ट लेबरसियस प्रोसेस। जब पार्ट्स को हम जब क्लीन करते हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, बन जाते हैं, फैब्रिकेटेड हो जाते हैं। उसके बाद जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो हमारा लेबोरियस प्रोसेस इसके अंदर हो रहा होता है। तो ये तो था रिगार्डिंग की वेरिएशन बिटवीन एम प्रोसेस, एम मशीन के अंदर क्या क्या प्रोसेस आ रहे होंगे। तो फोटोपॉलीमर बेस्ड सिस्टम आता है, पाउडर बेस्ड सिस्टम आता है, मोल्टन मटेरियल सिस्टम आता है एंड दी सॉलिड स्टेट सिस्टम। दीज आर दी रीजन्स फॉर वेरिएशंस बिटवीन दी एम मशीन प्रोसेसेस। ठीक है, उसके बाद आप ये हाउ एम मशीन डिफरेंट फ्रॉम फोटोपॉलीमर बेस्ड सिस्टम। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि एनर्जी डेंसिटी हो गया, वेट हो गया, एक्यूरेसी होगी, स्पीड होगी। इन सब की वजह से जो है हमारा जो है फोटोपॉलीमर बेस्ड सिस्टम से डिफरेंट होता है एम मशीनिंग का सिस्टम। मटेरियल हैंडलिंग इश्यूज ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है लास्ट की वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके मेरी वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग इश्यूज हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है कि मटेरियल हैंडलिंग इश्यूज हमारे कैसे कैसे जनरेट हो रहे होते हैं। वेरियस बिल्ड रिलेटेड फैक्टर दैट शुड कंसिडर्ड व्हेन सेटअप एंड मशीनिंग। पार्ट ओरिएंटेशन हो गया, रिमूवल ऑफ सपोर्ट हो गया, होलिंग आउट पार्ट्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कवर कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर मेरी वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो है बेसिकली यहाँ पे हमारा यूनिट 2 हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वाली वीडियो में हमने जो है यूनिट 2 पूरी कंप्लीट कवर की हुई है। ठीक है, और जो लास्ट के टॉपिक्स थे जैसे कि हमारा ये
टॉपिक है वेरियस बिल्ड रिलेटेड फैक्टर्स दैट शुड कंसिडर फॉर सेटिंग एम मशीनिंग्स और वेरिएशन ऑफ एम मशीन्स टू द अदर। ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वाली वीडियो में, ठीक है। वो भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके वीडियो को आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।